ये देखिए ना कौन से बच्चों के लिए ऊपर नेम्स। Good afternoon, students. Please wave your hand. Let me see who is more energetic. Which class is more energetic? Very good, very good. That's a good sign. Shabash. So I have with me the sections Aryabhatta, Archimedes, and Brahmgupta. Okay, very nice. बच्चे today I will show you some activity also, then will show you many photographs. मेरे पास ये apparatus है, इससे भी मैं कुछ आपको करके दिखाऊंगा. Everybody please should be very attentive. Okay? So activities के साथ, PPT photographs के साथ, otherwise calculations के साथ, shortcut of calculations के साथ बहुत सारी चीजें सीखेंगे. Let's see. First of all, what is shown here? Look here. A little infant. Just see, pay your attention here. Everybody, you see a little infant is enjoying the swings in the bowl of the cloth. Okay? तो यू कैन से उसके मम्मा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चा, छोटा सा बच्चा रोने लग जाता है. फिर वो कपड़े से बने हुए इस थैले से में, बैग से में, जो कि ऊपर से हैंग करा हुआ है, बच्चे को लिटा देते हैं और हल्का सा स्विंग दे देते हैं. And it gives the soothing to the brain of the infant and he keeps on swimming. बच्चा सो जाता है या एंजॉय करता है, रोता नहीं है, उसके मम्मा काम कर लेते हैं. Right? So when her mother gives him a little push, so this kind of motion, going there, coming back, going there, coming back, it is known as to and fro motion. What is the word? Look here, the word teacher has written. To and fro movement. To and fro movements. Okay? See another example. Look how happy the child is. बेटे आर्यभट्टा के स्टूडेंट, why are you roaming? Aryabhatta students. So look here, the child is enjoying the swing in the park. Look at his face, so smiling face. Okay, so you see, his father is giving him periodic push. Whenever he comes back, his papa gives him periodic push, and he goes, swings in the cool air, feel the cool breeze, comes back, and when it comes here, his father again gives him push. So he is again enjoying the to and fro motion. Fine. Now look at this guy. He is jogging in the park. You know, जब भी हम जॉग करते हैं, we don't move like this. अपने आर्म्स को ऐसे रिजिड करके तो चलते नहीं है, राइट? वी स्विंग आवर आर्म्स. इस तरह से हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी मिलता है, बैलेंस मिलता है, हम गिरते नहीं हैं. सो आवर आर्म्स आर मेकिंग दी टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो. ओके? इसी तरह से सपोज मेरे पास ये स्प्रिंग हो, स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग को मैं ऐसे प्रेस कर दूं तो स्प्रिंग अप डाउन मोशन करेगा, अप डाउन, अप डाउन. अगर और यहां पर कौन सा दिखाया? टू फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो. सो इन तीन एग्जांपल्स में टीचर ने अपने बच्चों को बताया, यहां हमारे ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलता है, यहां हमारा मन खुश होता है, और यहाँ हमारी बॉडी को बैलेंस मिलता है, स्टेबिलिटी मिलता है वॉकिंग में. सो इन ऑल द थ्री एग्जांपल्स, टू एंड फ्रो मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट एग्जांपल्स. ओके? सो कितने बच्चों ने इनमें से नोटिस करी है कोई ना कोई पर्सनल लाइफ में बात? कोई ना कोई एक भी बात अगर आपने पर्सनल लाइफ में नोटिस करी है, प्लीज रेज योर हैंड. प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव नोटिस्ड. वेरी नाइस. व्हाट अबाउट आर्यभट्टा? शाबाश. लेट्स सी अगले पेज पे हम क्या देखना चाहते हैं. वाओ, ये एक झूला है बेटे पार्क में. कौन कौन बच्चा इसको बताएगा? एग्जीबिशंस में ये लगा होता है, चाइल्ड फेयर्स में. इस झूले का नाम क्या होता है? एनीबॉडी? माइक पर आकर बताओ. आर्किमिडीज में एक बच्चा बता रहा है. इल्यूसाइड्स, प्लीज कम ऑन द माइक एंड टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्विंग. आर्किमिडीज आ जाओ बेटे. आर्यभट्टा का कोई बच्चा बता सकता है माइक पर इस स्विंग का? हाँ, स्विंग बोर्ड्स. स्प्रिंग बोर्ड. ओके. और कोई बच्चा आर्यभट्टा का? बिल्कुल सही. आर्यभट्टा बेटे.
आर्यभट्ट का बच्चा नहीं बता रहा, माइक ऑन करा हुआ है लेकिन। सर पीरियडशिप। ओके ओके, सो इसको हम, इसके दो नाम पॉपुलर है बेटे, एक है इसका स्विंगिंग बोट और दूसरा हम इसको कोलंबस झूला भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो, कोलंबस झूला। ओके, और स्विंगिंग बोट, लुक हियर, many children sit here and a motorized machine, it gives a swing motion, to and fro motion, to and fro motion, and we enjoy। एक एक थ्रिल होता है ना, डर भी लगता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन अगर इसको प्रॉपर स्विंग, प्रॉपर अटैचमेंट्स हो, सारी वेरीफाइड हो, कोई स्क्रू लूज ना हो, तो हम रियली इसको एंजॉय करते हैं। एक तरह से ये एक मिनी एडवेंचर हो जाता है, मिनी एडवेंचर, राइट। कितने बच्चों ने ये झूला लिया है अपनी लाइफ में? रेज योर हैंड। ओ देखे किस क्लास में सबसे ज्यादा? आर्किमिडीज में सबसे ज्यादा बच्चों ने लिया है भाई। ब्रह्मगुप्ता में भी काफी बच्चे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश। आगे चलें। ओ देखो बेटे, ये हमारा एक ना पुराना टाइम का पर्सन है जिसका नाम था गलीलियो। ये बहुत पुराना एक साइंटिस्ट है। इसने क्या ऑब्जर्व करा बेटे, ये एक अपने पैलेस में गया, पैलेस में, महल में, तो वहां पर ये झूमर लगा हुआ था जिसको हम शैंडेलियर बोलते हैं। तो व्हाट ही नोटिस, इसका शैंडलियर में एक बार वो कैंडल लगाकर, मोमबत्ती लगाकर उसको ऐसे हिला देते हैं, बड़े प्यार से उसको ऑब्जर्व करता है, कितना अच्छा लगता है शैंडलियर। लेकिन जैसे ही वो गौर से देखता है, एक नई चीज उसके सामने आती है। क्या? कि ये जो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ शैंडलियर है, ये एवरी टाइम एक पर्टिकुलर टाइम ले देख चलती है। कैसे देखता है? उसके हाथ में यहाँ पर पल्स होती है, आपको पता है हमारी हाथ की यहाँ पर डॉक्टर लोग पकड़ते हैं, पल्स, पल्स ऐसे पल्सेटिंग करती है। तो उसने देखा जैसे ही यहाँ पर पल्सेटिंग का एक पर्टिकुलर टाइम गुजरता है, तो जो उधर हमारा ये स्विंगिंग शैंडलियर है, वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन का मोशन कवर कर देता है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन का मोशन कवर करता है। जैसे मैं देखो इधर 5 टाइम्स जब पल्सेस होती हैं, 1 2 3 4 5, 5 पल्सेस ने जर्क लगाया और उधर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का मोशन शुरू हो गया। फिर नेक्स्ट 5 में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का मोशन शुरू हो गया। इस बंदे ने ये नोटिस करा। जैसे इसने नोटिस करा, वो कहता है इस तरह से तो टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक पर्टिकुलर डिवाइस बना सकते हैं। कौन सी डिवाइस बना सकते हो? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस डिवाइस? एनीबॉडी? हाँ माइक पे बताओ बेटे। आर्किमिडीज में फर्स्ट चाइल्ड आर्किमिडीज, हाँ बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस? पेंडुलम। हाँ हाँ, इसको बोलते हैं बेटे क्लॉक, वॉल क्लॉक। कौन सा? ये जो चीज लगी होती है ऐसे हिलती रहती है, इसको बॉब बोलते हैं, बॉब। और इस पूरे क्लॉक को क्या ना बोलते हैं? देखो फर्स्ट टाइम ये हमारा टेक्निकल नेम आया पेंडुलम। तो ये जो स्विंगिंग चीज होती है उसकी वजह से इस क्लॉक को पेंडुलम क्लॉक बोलते हैं, पेंडुलम क्लॉक। लुक एट दिस वर्ड, पेंडुलम क्लॉक। ओके, अब देखो यो जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना पैलेस वाली, वो पैलेस में गया, उसने शैंडलियर को ऐसे हिलते देखा, ये मैंने आपके पीपीटीज में डाल दी है। जब आप घर जाके अपना मेरा लेक्चर अच्छे से देखोगे यूट्यूब पे, तो आपको ये सारी स्टोरी दिखेगी, ताकि बच्चे को सारा एंजॉयमेंट मिले, कैसे वो शैंडलियर स्विंग करता था। ऑल द स्टोरी आई हैव मेंशन्ड, राइट। तो इस तरह से हमने प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से देखा कि जो स्टडी करने लगे हम, दैट इज ऑफ पेंडुलम। और प्रैक्टिकल लाइफ में कभी दीवारों पे ऐसे लगे हुए, किसी किसी घर में आज भी मिल जाते हैं पेंडुलम क्लॉक। कितने बच्चों में ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में किसी के घर में ऐसा लगा हुआ देखा है क्लॉक? शाबाश, रेज योर हैंड। हाँ, कुछ बच्चों ने देखा है, सभी ने नहीं देखा बेटे। धीरे धीरे अब इन क्लॉक्स को इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक्स रिप्लेस कर रहे हैं, जिसमें टाइम लिख के आता है। और ये जो होता है डायल वाला क्लॉक, इसमें ये ऐसे बॉब इसका हिलता रहता है, पेंडुलम, पेंडुलम मोशन होता रहता है, टू एंड फ्रो मोशन, और ये क्लॉक चलता रहता है, राइट। अब क्या मैं इस पेंडुलम को आपको प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ? यस, सभी बच्चे
लुक एट माई, मेरा मैंने ऑपरेटर्स बना रखा है, देखो ये मेरा स्टैंड है। सभी बच्चे देखो, ये स्टैंड है मेरा, और स्टैंड से मैंने, ये मैं टेबल पे रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। और देखो ये बेटे, इस स्टैंड से मैंने इस धागा बांधा हुआ है, और जहां से इसको बांधा बांधा होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, राइट। ये मैंने यहाँ रखा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के साथ, लुक हियर। और मेरे पास ये एक बिल्कुल लाइट वेटेड स्ट्रिंग है, और नीचे मैंने कोई भारी चीज लगा रखी है। कुछ भी लगा सकते हो, पत्थर लगा सकते हो आप, जो खेलने वाले मार्बल्स होते हैं उसको भी सेलो टेप से चिपका सकते हो, वगैरह वगैरह। तो इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। अब देखो इस सिंपल पेंडुलम में, इस सिंपल पेंडुलम में हम इसको जरा ऐसे जर्क दें, जस्ट सी, लुक हियर, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ मोशन? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो। और एक चीज और देखना, ध्यान से सुनो, जब ये बॉब यहाँ सेंटर पे खड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? बॉब। और ये क्या है? स्ट्रिंग। और जहां से बांध रखा है उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इस वक्त ये बॉब बिल्कुल सेंटर में है, इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। मीन पोजीशन बोलते हैं इसको बच्चे। अब मैं इसको जर्क लगाऊंगा तो ये इधर पहुंचेगा, यहां मान लो ये यहां से यहां तक जाता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन से ये वापस आएगा, फिर मीन पर वापस आएगा, फिर ये इधर चला गया दूसरी एक्सट्रीम पर सिमेट्रिकली। अगर इधर 5 सेंटीमीटर जाता है तो इधर भी 5 सेंटीमीटर जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पर आया। ये जो टीचर ने आपको दिखाया, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। फिर से देखो, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू अदर एक्सट्रीम, एंड बैक टू द मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। और वन ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लग जाता है, हम उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड। ओके, तो टाइम पीरियड हम इसका लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं स्टॉप वॉच के साथ। हम इसको लैब में जाते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, और फिर इसका टाइम पीरियड हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ज्यादा डिटेल्स मैं आपको पिक्चर्स में समझाता हूं। शाबाश। बाय द वे, जब मैंने इस बॉब को उधर लेकर गया तो उसको वापस कौन खींचता है? ग्रेविटी वाला फोर्स। उसके वेट का कंपोनेंट, वेट का कंपोनेंट जो होता है उसको ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। वो उसको वापस लेकर आता है, कहां से? एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ। तो मैं कुछ और पिक्चर्स दिखाता हूं आपको, ज्यादा अच्छे से दिखेंगी। लुक हियर, उसी को टीचर ने ये सिंपल पेंडुलम करके दिखाया बेटा। जहां से इसको हैंगिंग करा होता है, देखो इसका नाम क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। सभी बच्चों को पता होना चाहिए, इंग्लिश का एक वर्ब होता है जिसका नाम होता है सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब होता है लटकाना। ओके, सस्पेंड वर्ब से इन्होंने बना दिया नाउन सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ऐसा पॉइंट जहां पर पेंडुलम को लटकाया होगा, बांधा होगा। फिर देखो बेटे, वहां से लेकर ये जो ये थ्रेड आ गया, इस थ्रेड, बहुत हल्का थ्रेड होना चाहिए, इसको हम स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, राइट। ये जो नीचे लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बॉब। देखो, BOB, बॉब। ये काफी मासिव चीज हो सकती है, लोहे का, लकड़ का, पत्थर का, वटेवर। काफी मास होना चाहिए इसका, राइट। फिर उसने देखो इसको स्विंगिंग करता दिखाया हुआ है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, एंड बैक टू द मीन। देखो बिल्कुल ऐसे, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से अनदर एक्सट्रीम पोजीशन, एंड बैक टू द मीन। ये जो पूरा मोशन टीचर ने दिखाया, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन। और ऐसा करने में जितना भी टाइम कंज्यूम हो गया, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। Time period of the simple pendulum is the time duration
which is elapsed to complete one oscillation. एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए पेंडुलम के बॉब को जितना टाइम लग गया उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। कितने बच्चों को टाइम पीरियड समझ आ गया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं बेटे। सेंटर वाली पोजीशन को टीचर ने क्या बोला? सर आपने इसको बोला मीन पोजीशन, और इधर वाली को क्या बोला? सर एक्सट्रीम पोजीशन। और मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक जो भी ये गैप होता है इसको बोलते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं, और इसका नाम होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। कोई बच्चा बोलता है सर इस एम्पलीट्यूड को हम इधर भी दिखा सकते हैं। यस, इधर भी दिखा दो, चाहे चाहे इधर दिखा दो, चाहे इधर दिखा दो, बराबर होता है। एम्पलीट्यूड को मापने के लिए कौन सी यूनिट यूज करेंगे? किस यूनिट में मापी जाएगी? इन मीटर। टाइम पीरियड को मापने के लिए कौन सी यूनिट यूज करेंगे? इन सेकंड। सेकंड यूज करेंगे, इसकी यूनिट्स है बेटे। तो इस तरह से टीचर ने अपने बच्चों को वन ऑसिलेशन और टाइम पीरियड का मतलब समझाया। कौन कौन से बच्चों को एम्पलीट्यूड भी समझ आ गया और टाइम पीरियड भी समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। एम्पलीट्यूड भी समझ आ गया और टाइम पीरियड भी। लेट मी सी कौन सी क्लास फर्स्ट है। सबसे बढ़िया रेस्पॉन्स है आर्यभट्टा का, सेकंड बेस्ट है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज और ब्रह्मपुत्र का बराबर है। एक ये सेक्शन है यूलिसाइड्स, क्या स्पेलिंग है इसके? ये वाला बच्चे अच्छे से शायद नहीं सुन रहे लेक्चर, आपका रेस्पॉन्स कम है बेटे सारे स्कूल में। ध्यान से सुनो, अगले पॉइंट पे देखते हैं कौन बच्चा सबसे आगे जाता है, कौन सा सेक्शन। मैं एक चीज और दिखाने लगा हूं आपको, देखो। वाओ, अब वो कहता है लेंथ ऑफ द थ्रेड इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बॉब इज 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम? इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटे, डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं तो बच्चा कहेगा सर वेट ए मिनट। ये देखो, अब यहां पर मैं अपने बच्चों को एक्सप्लेन करने लगा हूं। लिसन। बच्चा बोलता है सर आपका स्ट्रिंग 60 सेंटीमीटर है। मैंने कहा बिल्कुल सही, 60 सेंटीमीटर है मेरा स्ट्रिंग। सर बना के दिखाओ। तो मैंने क्या लिया, ये बॉब लिया, नहीं ये मैंने कमरे का छत लिया, उस पे मैंने एस लिखा, एस मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और ये स्ट्रिंग लिया। स्ट्रिंग कितना लेना है? 60 सेंटीमीटर। स्ट्रिंग 60 सेंटीमीटर लिया, और यहाँ पर बॉब लगाया बच्चे। बॉब एक सफियर होता है, और उस सफियर का रेडियस कितना है बॉब का? वो है 2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द बॉब इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कैसे? गिवन है, गिवन। और स्ट्रिंग का लेंथ कितना है? स्ट्रिंग का लेंथ, लेट्स कॉल इट वाई। स्ट्रिंग का लेंथ है हाउ मच? 60 सेंटीमीटर। अगर ऐसी सिचुएशन में मेरे बच्चों से पूछ ले व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम जिसको हम एल से लिखते हैं, तो एल इज इक्वल टू वाई प्लस रेडियस, यानी धागे की कितनी लंबाई है उसमें ये नीचे लगा हुआ जो बॉब है, गोलाकार बॉब जिसको हम सफियर बोलेंगे, सफियर का रेडियस इसमें ऐड करना है। तो दैट मीन्स 60 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द पेंडुलम बिकम्स 62 सेंटीमीटर। यहाँ प्रिकॉशनरी स्टेप क्या सिखाया टीचर ने? बहुत से बच्चे सिर्फ धागे की लंबाई को ही लेंथ ऑफ द पेंडुलम मान लेते हैं। बिल्कुल गलत। आपको बॉब के सेंटर तक मापना है, ना कि बॉब की बाउंड्री तक। बॉब के सेंटर तक होती है पॉइंट ऑफ ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम। देखो y से भी ज्यादा होगा, L विल बी ग्रेटर देन y। कितना y होगा? हमें रेडियस ऐड करना पड़ेगा बॉब का। जिन बच्चों को लेंथ ऑफ द पेंडुलम समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आपका आंसर गलत है, आंसर 64 सेंटीमीटर आएगा। नो नो नो, 64 नहीं बेटे, बॉब का डायामीटर नहीं लेना आपने, बॉब का डायामीटर नहीं लेना, रेडियस लेना, रेडियस।
ओके, बॉब के सेंटर, अरे बॉब के सेंटर तक जाना है आपने, बॉब की दूसरी बाउंड्री तक नहीं जाना। डायामीटर नहीं ऐड करना है बॉब का, उसका रेडियस ऐड करना है। ओके, सो 62 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चे ने अभी अभी 64 सेंटीमीटर बोल दिया था, दैट इज रॉन्ग। 64 नहीं लेना आपने, डायामीटर ऑफ द बॉब नहीं लेना, आपको बॉब का सिर्फ रेडियस जाना है, बॉब के सेंटर तक लेना है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब क्लियर हो गया सभी को? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखते हैं कौन बच्चा करता है। क्वेश्चन पूछने लगा हूं मैं आपको, देखो ध्यान से, मेरे पास, योर अटेंशन, मेरे पास एक बॉब है, उस बॉब का डायामीटर है, डायामीटर 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और मैंने इसको एक धागे से बांध दिया। धागे की लंबाई है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या है? डायामीटर ऑफ द बॉब। कौन बच्चा मेरे को लेंथ ऑफ द पेंडुलम बताएगा? लेंथ ऑफ द पेंडुलम कितना होगा? शाबाश, वो आर्किमिडीज, माइक पर आकर बताओ बेटे, माइक पर आकर। 13 सेंटीमीटर। कितना? 13 सेंटीमीटर। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, अच्छा बिल्कुल सही, आर्किमिडीज बिल्कुल फर्स्ट। और आर्यभट्टा को कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज द आंसर? माइक पर आकर, माइक पर आकर, माइक, आर्यभट्टा का कोई भी बच्चा। ओहो, कोई नहीं बता पा रहा। अच्छा, ब्रह्मगुप्ता में कोई भी बच्चा माइक पर आ सकता है? इज देयर एनी डेयरिंग स्टूडेंट? इज देयर एनी डेयरिंग स्टूडेंट ब्रह्मपुत्र में जो माइक पर आके बता सके आंसर? The answer is 13. बिल्कुल सही। सो लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 10, और ये तो डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर का अगर हाफ करें तो ही रेडियस आता है, तो डायामीटर इज 6 सेंटीमीटर, 6 डिवाइडेड बाय 2, सो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस को यहां पर ऐड करना है, तो अल्टीमेटली आंसर इज 13 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। कितने बच्चों ने ये आंसर सोच लिया था? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। भाई एक सेक्शन कमजोर चल रहा है, इसका नाम है यू स्लाइड्स, बाकी स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है। वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं क्या दिखाया टीचर ने। लुक हियर, टीचर यहाँ पर अपने बच्चों को टाइम पीरियड समझाना चाहते हैं। देखो, क्या टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है? कैपिटल टी। टाइम पीरियड वैसे मैंने आपको बता दिया कैसे। देखो, ये ओ पॉइंट देखा है, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से आप गए एक्सट्रीम तक, एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम तक, दूसरी एक्सट्रीम से वापस मीन तक। ये जो ब्लू कलर से टीचर ने दिखाया, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन को कवर करने के लिए जितना भी टाइम टेकन है, टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड बोलते हैं उसको। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया। अब आगे चलते हैं, और क्या सीखा हमने? ओ, अब वो कहता है कि जो आप टाइम पीरियड निकाल रहे हो वो कौन कौन सी बात पे डिपेंड करता है? दो बातों पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है, एक तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं आपको पुरानी फोटो दोबारा दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। वो पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जिसको अभी अभी आप टाइम पीरियड कह रहे थे, अगर उसकी डिपेंडेंस देखनी हो, किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके ऊपर डिपेंड करता है यहां से लेकर यहां तक कितनी लेंथ है, यानी टाइम पीरियड
डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम? आंसर इज यस। दूसरी बात, टाइम पीरियड किसी और चीज पे भी डिपेंड करता है? यस, उसको बोलते हैं स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी अर्थ पे कितनी है, इसकी वैल्यू याद रखनी है 9.8। तो ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, राइट? कोई बच्चा बोलता है सर इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉब भारी कितना है या हल्का कितना है, क्या टाइम पीरियड मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करता है? तो टीचर कहता है नो, नेवर डिपेंड्स अपॉन द मास। और एक बच्चा बोलता है सर क्या टाइम पीरियड इस पे डिपेंड करता है कि यहां से लेकर यहां तक एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड? तो टीचर कहता है टाइम पीरियड आल्सो डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। तो याद रखना पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, लेंथ पे डिपेंडेंस है, यस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंडेंस है, यस। ये बॉब कितना भारी है उसके मास पे डिपेंडेंट है, नो। चाहे भारी हो चाहे हल्का हो सेम रहता है टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड, या बॉडी दूर जाती है या पास जाती है, बच्चे को लगता है सर दूर जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसे लगता है बच्चे को, लेकिन वो उतना ही तेज भी चलता है फिर। तो एम्पलीट्यूड के ऊपर टाइम पीरियड नहीं डिपेंड करता। तो किस पे यस लिखना है पेपर में, किस में नो लिखना है, आपको पता होना चाहिए। क्या ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए? इफ ये से यस, रेज योर हैंड इफ यस। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो ये टीचर ने आपको टाइम पीरियड समझा दिया, सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करेगा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। और क्या दिखाया टीचर ने, ये देखो यहां पर टीचर ने दिखाया पेंडुलम का लेंथ छोटा है, शॉर्ट लेंथ, यहां पर लंबी वाली लेंथ है, लॉन्गर लेंथ। तो आपको याद रखना है जिसमें लेंथ लॉन्गर हो उसमें टाइम पीरियड भी ज्यादा लगता है। सभी बच्चे याद रखेंगे, अगर लेंथ ऑफ द बॉब इंक्रीजेस, इफ लेंथ इंक्रीजेस देन टाइम पीरियड आल्सो इंक्रीजेस। याद रखना है। इसका मतलब बच्चा कहता है सर लॉन्ग वाले पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा मान लो उसको T2 बोलते हैं, और शॉर्ट वाले पेंडुलम जिसकी लेंथ छोटी है उसका टाइम पीरियड मान लो T1 बोलते हैं। तो सर T2 विल बी ग्रेटर देन T1। बिल्कुल सही, क्योंकि टीचर ने अभी सिखाया लार्जर द लेंथ मोर द टाइम, सॉरी, लार्जर द लेंथ मोर द टाइम पीरियड। ओके, कितने बच्चों को पता लग गया कि हाउ द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, लेट मी चेक। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और आगे बढ़ते हैं बेटे, देखते हैं और क्या चीज है हमारे पास। ये देखो टीचर ने एक और फोटोग्राफ दिखाई, क्या है इस फोटोग्राफ में, क्या है बेटे? गौर से देखो टीचर ने कितना ग्रेविटी लिखा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अर्थ के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू इतनी होती है, मून के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू इतनी होती है। अब याद रखना ध्यान से, जितना ग्रेविटी ज्यादा होता है ऐसा देखा गया उतना टाइम पीरियड कम होता है। जितना ग्रेविटी ज्यादा उतना टाइम पीरियड कम। इससे पहले क्या बताया था मैंने, इससे पहले ये बताया था जितना लेंथ ऑफ द पेंडुलम ज्यादा उतना टाइम पीरियड भी ज्यादा। लेंथ के बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा, लेकिन ग्रेविटी के बढ़ने से टाइम पीरियड घटेगा। ये दोनों पॉइंट, जिस बच्चों को ये दोनों पॉइंट क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश। अब देखो यहां पर मून की ग्रेविटी कितनी कम है, 1.62, ओनली 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी लेस। और यहां पर अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी लार्ज, कितना 9.8, 9.8। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ग्रेविटी ऑन मून कितना होता है? 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन बच्चा मेरे को माइक पर आकर बताएगा, अगर एक ही पेंडुलम को हम मून पे चलाएं और एक उसी को फिर अर्थ पे चलाएं, कहां पर टाइम पीरियड ज्यादा आएगा? शाबाश, माइक पर, माइक पर। आर्किमिडीज प्लीज कम ऑन द माइक। कहां पर टाइम पीरियड ज्यादा आएगा? आर्यभट्टा माइक पर आओ, माइक पर, माइक पर। सर मून पर टाइम पीरियड ज्यादा आएगा और अर्थ पर कम। ब्यूटीफुल। ये तो भाई आर्किमिडीज ने तो कमाल कर दिया आंसर देकर। आर्यभट्टा में कोई जवाब देगा? आर्यभट्टा, एनी स्टूडेंट इन आर्यभट्टा? मैं आर्यभट्टा वाले मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे, वो देखो सारे बेंच छोड़ के चले गए हैं बाहर, इतने बच्चों को अलाउड ना करें। ब्रह्म गुप्ता में कोई जवाब दे सकता है माइक पर? माइक पर आकर बेटे, माइक पर। टाइम पीरियड मून पे ज्यादा होएगा या अर्थ पे ज्यादा होएगा? बोलो। हाँ जी बेटे, सही बात है, दोनों बच्चों ने सही बताया कि सर टाइम पीरियड मून के ऊपर मोर होगा। उसी पेंडुलम को अगर ले जाएं अर्थ के ऊपर तो टाइम पीरियड लेस होगा। एक बात याद रहनी चाहिए, सेम पेंडुलम होना चाहिए, तब है ये बात। क्यों क्यों कम होएगा? क्योंकि अर्थ के ऊपर ग्रेविटी ज्यादा है और मून के ऊपर ग्रेविटी कम है, और टीचर ने बोला मोर दी ग्रेविटी लेसर दी टाइम पीरियड। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो टीचर ने क्या दिखाया बेटे, एक तरफ हल्का लाइट वेटेड बॉब दिखाया, छोटा सा सफियर लगाया, एक तरफ हैवी दिखाया। ओके, मान लो ये दोनों मैं जो लेता हूं, दोनों पेंडुलम का लेंथ ऑफ द पेंडुलम सेम है, L इज इक्वल टू L डैश, और मान लो दोनों को मैं अर्थ पर ऑसिलेट करवाता हूं, बोथ ऑसिलेट ऑन अर्थ, बोथ ऑसिलेट ऑन अर्थ। अब मेरे को बताओ आप, लाइट वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड ज्यादा होएगा, नंबर वन, या हैवी वाले का ज्यादा होगा? किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? माइक पर आकर, आर्किमिडीज प्लीज कम ऑन द माइक। ये बच्चे शार्प है भाई। हाँ जी बेटे। The time period will be same. ओ ब्यूटीफुल, क्या नाम है आपका बेटे? Bhavesh Jain. पामेश जैन ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। सर थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि टाइम पीरियड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मास, नो बोला था। तो चाहे मास, चाहे बॉब मासिव हो, हैवी हो, चाहे हल्का हो, दोनों का टाइम पीरियड बराबर होगा। T1 will be equal to T2 because time period does not depend upon the mass of the bob। अगर ये 1 किलो का है और अगर ये 50 ग्राम का है, और अगर लेंथ ऑफ द पेंडुलम सेम रहेगा, तो दोनों में टाइम पीरियड भी सेम रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। टाइम पीरियड तो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर? लेंथ ऑफ द पेंडुलम या फिर ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ओके, तो बहुत अच्छा जवाब दिया जैन साहब ने। लेट्स प्रोसीड फर्दर। और ये देखो बेटे, तो सभी बच्चे देखें बेटे, हमने ये क्लॉक दिखाया आपको, और पेंडुलम क्लॉक के अंदर दिस इज योर बॉब। व्हाट द टीचर सेज, अगर हम इस बॉब को रखें तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से धीरे धीरे ये बॉब रुक जाएगा, पर वो ना रुके इसके लिए हमने ये स्प्रिंग सेट करा होता है, पूरा मैकेनिकल सिस्टम बनाया होता है, जिससे इसको एनर्जी मिलती रहती है
और ये चाबी से हम स्प्रिंग को टाइट कर देते हैं, जिससे ये स्प्रिंग धीरे धीरे खुलता रहता है और बॉब का ऑसिलेट करना कंटिन्यूड रहता है। बॉब कंटिन्यूज टू ऑसिलेट इन क्लॉक्स में यहाँ पर की भरनी पड़ती है, जिससे ये स्प्रिंग टाइट हो जाता है। स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी इस पेंडुलम के, इस क्लॉक के पेंडुलम को कंटिन्यूसली ऑसिलेट करता है, जिससे इस क्लॉक की हैंड्स लगातार चलती रहती हैं। ये हमारा सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है। और एक चीज और देखो, ये क्या लिखा हुआ, सिज्मोमीटर। सिज्मोमीटर क्या है बेटे? सिज्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, देखो जैसे मैंने आपको ये बॉब दिखाया था ना, अपना पेंडुलम दिखाया था, राइट? तो क्या होता है हमारा ना जब अर्थक्वेक आती है, जब अर्थक्वेक आती है तो नीचे से जो बेस होता है पेंडुलम का, जिसके ऊपर ये टिका होता है पेंडुलम, ये बेस बेटे हिल जाता है, क्योंकि अर्थ की प्लेट्स ऐसे शेक करती हैं। जब ये हिलती हैं तो बॉब की मूवमेंट में फर्क आ जाता है। देखो जैसे मैं ऐसे करूंगा, ऐसे फर्क आ जाएगा। फिर से देखो, अगर मैं बेस को नहीं हिलाता, ध्यान से देखो ना सभी बच्चे, अगर मैं बेस को नहीं हिलाता, मेरी फोटो दिखाओ, अगर मैं बेस को नहीं हिलाता तो ये पेंडुलम आराम से ऑसिलेट कर रहा है। लेकिन जैसे ही मान लो अर्थक्वेक आ गया, मैं बेस को हिलाऊंगा, अगली बार देखो ये मैं बेस को हिला दिया, जब बेस को हिला दिया तो बॉब में डिस्टरबेंस होगी। तो हमारा ये जो सिज्मोग्राफ होता है, इसके अंदर भी एक हैंगिंग निडल होती है। हैंगिंग निडल के ऊपर यहाँ पर इंक लगी होती है, और इंक लगी होती है यहाँ पर नीचे, हमने इंक के नीचे यहाँ पर पेपर रखा होता है, पेपर, ग्राफ पेपर, ऐसे। तो जब तक अर्थक्वेक नहीं आता तो पेंडुलम अपना आराम से अच्छी वेव बनाता रहता है। जैसे ही अर्थक्वेक आया, पेंडुलम का बॉब हिल गया, पेन हिल गया, तो वो जो वेव का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है वो खराब हो जाता है। खराब होते ही हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि अर्थक्वेक आ गया। हम फटाफट से सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे स्कूल्स में बता देते हैं कि बच्चों को ओपन ग्राउंड में ले आओ, हो सकता है बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाएं ड्यू टू अर्थक्वेक। इस तरह से पेंडुलम के मोशन के ऊपर बेस्ड हमने एक और इंस्ट्रूमेंट बना दिया। इसका नाम याद रखना बेटे, इसका नाम है सिज्मोमीटर। ये क्या करता है? ये दो काम करता है। पहला काम तो ये हमें चौकस कर देता है, कॉशियस कर देता है कि अर्थक्वेक आ गया, आप चौकन्ने हो जाओ। और दूसरा, वो अर्थक्वेक का कितना उसका तीव्रता है, हाउ मच डेंजरस इट इज, उसके लिए एक राइटर स्केल होती है, तो उसको मापने का भी काम करता है। अर्थक्वेक कितने कितने स्केल के ऊपर कितना लार्जर है, कम है या ज्यादा है। ओके, अगर अर्थक्वेक का जो राइटर स्केल पे रीडिंग है, अगर वो 5 से ज्यादा हो जाए तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, इंसानों की मौतें होती हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स होती हैं। ओके, जब भी अर्थक्वेक आए तो हमें एकदम से ओपन ग्राउंड में खड़े हो जाना चाहिए स्कूल के। ओके, बिल्डिंग्स के अंदर नहीं बैठना चाहिए। तो ये था हमारा सिंपल पेंडुलम बेस्ड। अब मैंने आगे क्या दिखाया है? शाबाश। अब मैंने आपको कैलकुलेशंस दिखाई हैं, लेकिन कैलकुलेशन से पहले सभी बच्चे पुल आउट योर असाइनमेंट, जल्दी करो, असाइनमेंट निकालो सभी बच्चे, असाइनमेंट। बाकी बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे अभी। ओके बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम मींस बॉब। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, जो ऑप्शन सही है उतनी फिंगर्स करो। मान लो आपको लगता है फर्स्ट ऑप्शन सही है तो रेज 1 फिंगर, आपको लगता है बी ऑप्शन सही है, रेज 2 फिंगर्स, आपको लगता है सी ऑप्शन सही है, रेज 3 फिंगर। शाबाश, शाबाश। व्हाट इज योर आंसर? तो आप कह रहे हो 3, फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एंड बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन। Okay, one extreme position to the other and back to the starting position. Only from mean position to extreme position. One of extreme position to mean position. Actually में एक जो थर्ड ऑप्शन है ना, उसमें एक चीज और ऐड करो बेटे, वन एक्सट्रीम पोजीशन टू, ये तो गड़बड़ कर रखा है इन्होंने। देखो इसमें इसने लिखना चाहिए था वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर पोजीशन
एंड बैक टू द स्टार्टिंग पोजीशन, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐड करो, सी ऑप्शन में फ्रॉम मीन, इसके आगे लगाना चाहिए, फ्रॉम मीन पोजीशन टू वन एक्सट्रीम पोजीशन and one extreme position to other extreme position and back to the mean position. सी ऑप्शन की लैंग्वेज सही कर लो बेटे, सी ऑप्शन की लैंग्वेज ऐसे लिखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही करो, लेकिन लैंग्वेज क्या लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज ये लिखनी पड़ेगी, सभी बच्चे सही कर लो, मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, उसके बाद extreme to mean position, extreme to another extreme position, extreme to other extreme position, और उस एक्सट्रीम पोजीशन से कहां पर आना है, एंड बैक टू मीन पोजीशन। सभी बच्चे ये ठीक कर लो, बैक टू मीन पोजीशन, ये जो चीज होती है इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं। देखो इसका ऐसे था इलुस्ट्रेशन, मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन टू अदर एक्सट्रीम पोजीशन एंड बैक टू मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर है बेटे, पेंडुलम कीप स्विंगिंग बिकॉज हेवीली बिकॉज ग्रेविटी पुल्स द बॉब। हाँ जी, कितनी फिंगर्स खड़ी हैं, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही हुआ, वेरी गुड। लेट्स मूव टू दी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटे, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पेंडुलम बो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड, थर्ड का आर्किमिडीज, व्हाट इज योर आंसर, थर्ड क्वेश्चन, रीड दी थर्ड क्वेश्चन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, जैसे ये हमारा बॉब है, सपोज जैसे ये हमारा बॉब है बेटे, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जाएगा जब, तो इतने डिस्टेंस को क्या बोला था हमने, एनीबॉडी, बिल्कुल सही, आर ब्रह्मगुप्ता बिल्कुल सही, ब्रह्मगुप्ता बिल्कुल सही है। इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा थर्ड क्वेश्चन का, डी ऑप्शन, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, इसको टीचर ने कैपिटल ए से लिखा था, मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक, बहुत अच्छे। अब फोर्थ क्वेश्चन में कंपटीशन है, फोर्थ क्वेश्चन में व्हाट इज द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कंपटीशन है आपके, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। आर्यभट्टा का मेरे को पता लग गया, आपका आंसर पता लग गया बेटे, ठीक है, और व्हाट इज द आंसर बाय आर्किमिडीज पता लग गया, व्हाट इज द आंसर ब्रह्मगुप्ता। ये तो ड्रा हो गया मैच, तीनों सेक्शंस ने सही बताया कि इसको टाइम पीरियड बोलते हैं, एंड इट्स ऑप्शन इज बी, आंसर इज टाइम पीरियड। ये तो ड्रा हो गया बेटे, इसलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ए पेंडुलम कंप्लीट्स 20 ऑसिलेशन इन 10 सेकंड, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बतानी है। देखो बेटे ध्यान से सुनना, इसमें क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन, आप लिखोगे फॉर 20 ऑसिलेशंस, फॉर 20 ऑसिलेशंस, टाइम टेकन, हाउ मच टाइम टेकन बेटे, आप कहोगे सर 10 सेकेंड। अच्छा फिर वन ऑसिलेशन के लिए कितना होएगा, 10/20, हाफ सेकंड क्या आ गया, टाइम पीरियड आ गया, हाफ सेकंड, टाइम पीरियड कितना बन गया बेटे, हाफ सेकंड। एक टर्म होती है जिसको आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी को 1/, देखो टी की वैल्यू यहां रखोगे आप, हाफ रखा तो फ्रीक्वेंसी बिकम्स 2, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स, हर्ट्स, इसलिए 2 के साथ आप HZ लगाओगे।
अगर कोई बच्चा पूछे सर ये फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है 1 सेकंड के अंदर अंदर कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट कर दी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज फ्रीक्वेंसी। शाबाश, बहुत से बच्चों ने बोला कि सर फिफ्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, फिफ्थ का बी बिल्कुल सही। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बेटे, सिक्स्थ का आंसर बताओ। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड फ्रॉम, सिक्स्थ का एक ही क्लास आंसर दे रही है ब्रह्मगुप्ता। बहुत अच्छे बेटे, आपको खुशी होगी ब्रह्मगुप्ता के बच्चों को कि बाकी दोनों सेक्शंस ना के बराबर जवाब दे रहे हैं। एक बच्चे ने सही बताया, आर्किमिडीज भी देने लगा। आर्यभट्टा, व्हाट इज हैपन टू टू, व्हाट हैपन टू यू पीपल बच्चे, व्हाट इज द आंसर? आर्किमिडीज करेक्ट, करेक्ट बेटे, बिल्कुल करेक्ट। ब्रह्मगुप्ता करेक्ट। तो आपने याद रखना है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर सभी बच्चे याद रखेंगे बेटे, अगर हमारा ये बॉब है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर बॉब के सेंटर तक लेंथ ऑफ की पेंडुलम होती है। ओके, ये करो यार, क्या हो गया, लेंथ ऑफ द पेंडुलम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, the length of the pendulum is increased, its time period generally increases। बिल्कुल सही, क्योंकि टीचर ने बोला था यस, लॉन्गर द लेंथ लार्जर इज द टाइम पीरियड, लॉन्गर द लेंथ लार्जर इज द टाइम पीरियड। बी ऑप्शन सही है, सेवंथ का बी। ओके, सेवंथ का बी। अगला क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, two pendulums have same length but different masses, the time period of different pendulums will be same। एट्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन, क्योंकि अगर बॉब बड़ा हो या छोटा हो, मोर मासिव हो या लेस मासिव, टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होती, नो डिपेंडेंस, नो डिपेंडेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, कंपटीशन। नाइन्थ क्वेश्चन में कंपटीशन, देखते हैं कौन बताता है। व्हाट इज द आंसर इन द नाइन्थ क्वेश्चन? भी सभी क्लासेस अपना आंसर बताओ। ओके, ब्रह्मगुप्ता का आंसर मेरे को पता लग गया और आर्यभट्टा का भी सेम है। व्हाट इज द आंसर बाय आर्किमिडीज? आर्किमिडीज का भी, आर्किमिडीज का डिफरेंट है भाई। आर्किमिडीज बोल रहा है थर्ड आंसर, जबकि ब्रह्मगुप्ता बोल रहा है फोर्थ आंसर, आर्यभट्टा बोल रहा है फोर्थ आंसर। लेट मी सी, नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? Why does the pendulum in the pendulum clock keep swinging for a long time? So answer, answer है the clock machine regularly supplies a small amount of energy to the pendulum। नाइन्थ का डी ऑप्शन सही है बेटे, नाइन्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ओके, टेंथ क्वेश्चन, pendulum A is longer than pendulum B, which one will complete the fewer oscillations? Fewer oscillations naturally, ध्यान से सुनो बेटे, ध्यान से सुनो, जिस पेंडुलम का लेंथ ज्यादा होता है उसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, क्योंकि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओके, कौन सा आंसर बता रहे हो? ब्रह्मगुप्ता सेकंड बता रहा है। व्हाट इज द आंसर बाय आर्किमिडीज? आर्किमिडीज फर्स्ट बता रहा है और आर्यभट्टा सेकंड बता रहा है। अब मैं देखता हूं जो पेंडुलम लॉन्गर है बच्चे, हाँ,
जो पेंडुलम लॉन्गर है उसकी ऑसिलेशंस कम होंगी। तो ये कह रहा है विच वन विल कंप्लीट फ्यूअर ऑसिलेशंस इन द सेम टाइम पीरियड, सेम टाइम। तो फ्यूअर ऑसिलेशन होंगी ए की, इट डिपेंड्स अपॉन द मास मास। देखो ए की फ्रीक्वेंसी कम होगी। देखो फिर से देखो, ए की लेंथ है लॉन्गर, ए ही लॉन्गर है ना, यस, लेंथ ऑफ ए इज लॉन्गर, इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ ए इज लॉन्गर, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज लेसर। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी आ गया लेसर ए का। तो 10th क्वेश्चन का ए ऑप्शन है, ए। 11th क्वेश्चन, शाबाश, 11th क्वेश्चन करो। Which of the following works most closely on the principle of periodic motion like simple pendulum? शाबाश, 11th का बी ऑप्शन सही है। एक बच्चा झूले पर बैठ के ऐसे झूले लेता है तो उसका मोशन बिल्कुल ऐसा होएगा, बिल्कुल ऐसा। पार्क में दो झूले पर बच्चा ऐसे झूले ले रहा है, स्विंग कर रहा है, तो दैट मैचेस द सिंपल पेंडुलम मोशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इफ सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू द मून? मून पर लेके जाने से सिंपल पेंडुलम में क्या हो जाएगा? मून पर लेकर जाने से सिंपल पेंडुलम में क्या हो जाएगा? It will swing more slowly because gravity on the moon is weaker than Earth. B. It will swing faster because there is no air on the moon. देखो बेटे, हमारा आपको टीचर ने क्या सिखाया था? टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा जितना ग्रेविटी कम। और अगर किसी चीज को अर्थ से मून पर ले जाएं, अर्थ से मून पर लेकर जाएं, तो ग्रेविटी 9.8 से कम होकर 1.62 बन जाती है। 1.62 नेचुरली यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतनी ग्रेविटी डिक्रीज होगी मून पर जाकर तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। सो उसके बाद है बेटे, अब 13th क्वेश्चन आप खुद करना। अब मैं अपने बच्चों को एक चीज और सिखाना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को फास्ट कैलकुलेशंस करना सिखाता हूँ। फास्ट कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स करवाते हैं जब हम। देखो मैं आगे दिखाता हूँ फास्ट कैलकुलेशन। ये देखो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0.5 कैन बी कैलकुलेटेड मोस्ट इजीली। मान लीजिए बच्चे, मान लीजिए मेरे पास ऐसे हो, ध्यान से सुनना, फास्ट कैलकुलेशन टिप देने लगा है टीचर अपने बच्चों को। मान लीजिए आपके पास ये है 37 डिवाइडेड बाय 0.5, 37 डिवाइडेड बाय 0.5। तो बहुत से बच्चे जानते हो क्या करते हैं? बहुत से बच्चे करते हैं सर 37 5/10, फिर वो 10 को ऊपर ले जाते हैं, फिर 5 से ऐसे करते हैं। दिस इज रॉन्ग मेथड, मतलब लॉन्गर मेथड ना। हमने क्या करना है, जब भी 37 को 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहां पर 0.5 है तो क्या होएगा? 37 को 2 से मल्टीप्लाई करा 74, और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 1.0। लास्ट वाली जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। 74 डिवाइडेड बाय 1, तो 74 आंसर भी आ गया। वेरी सिंपल। तो सभी बच्चों को देखो, मैंने रूल लिखा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0.5 कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग 2 इंस्टेड ऑफ डिवीजन। मतलब ये हुआ, ध्यान से सुना, अगर 30, मान लो मैं 39/0.5 कर रहा हूं, जैसे ही डिनोमिनेटर 0.5 हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपने बिना सोचे समझे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 1 बन जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है दोनों को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, और यहां बन जाएगा बेटे
68 ना ना हाँ 78 सॉरी 78 इज द आंसर। ओके, ये फास्टर कैलकुलेशन का फर्स्ट टिप था। अब देखो टीचर कह रहा है कैलकुलेट द टाइम पीरियड इफ द टाइम टेकन टू कवर 0.5 ऑसिलेशन इज 2 सेकेंड्स। अब इसको हम देखते हैं। सभी बच्चे देखो, इस क्वेश्चन में टीचर क्या सिखाने लगा है। टीचर कहता है आप टाइम पीरियड निकालो अगर अगर आधी ऑसिलेशन को कवर करने के लिए 2 सेकंड लगता है। ध्यान से सुना, क्या सिखाया टीचर ने इसने क्वेश्चन में। हाफ ऑसिलेशन के लिए देखो 0.5 का मतलब होता है हाफ। हाफ ऑसिलेशन के लिए कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड हाफ ऑसिलेशन के लिए। और अगर इसको डबल कर दें, इसको डबल कर दें, 1 ऑसिलेशन बन जाएगा। 1 ऑसिलेशन तो उधर भी डबल हो जाएगा, तो 2 × 2। अगर इधर डबल होएगा तो उधर भी डबल होएगा, तो कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए 4 सेकंड लगेंगे। 4 सेकंड। तो ये क्वेश्चन था। अब एक और चीज देखो, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज 3 सेकंड। कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट 50 ऑसिलेशंस। 15 ऑसिलेशंस। इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। कोई बच्चा इसको कैलकुलेट कर सकता है? एनीबॉडी इन द क्लास? देखते हैं कौन करता है। टाइम पीरियड कितना है? 3 सेकंड। और अगर 15 ऑसिलेशंस लगी हो तो कितना टाइम लगेगा? प्लीज कम ऑन द माइक। माइक में आर्यभट्टा में आएगा कोई बच्चा माइक पर? ओ आर्यभट्टा तो डर गया भाई, डरपोक है फिर तो। नहीं नहीं नहीं, ये दो बच्चे। सॉरी भाई, आई टेक माई वर्ड्स बैक। आर्यभट्टा डरपोक नहीं है, देयर आर स्टूडेंट्स, डेयरिंग स्टूडेंट्स। और उन्होंने आंसर बताया, बिल्कुल सही बताया बच्चे आपने। 40। ध्यान से सुनो, अगर वो टाइम पीरियड 3 सेकंड बोल रहा है, 3 सेकंड, तो 3 सेकंड का मीनिंग क्या होता है? देखो बेटे, टाइम पीरियड इधर देखो सभी बच्चे, उसने बोला था टाइम पीरियड इज 3 सेकंड। तो ये 3 सेकंड होता क्या है? बाय व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड? डेफिनेशन इज टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट कितनी ऑसिलेशन? सिंगल ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन। ओके, अगर 1 ऑसिलेशन के लिए इतना टाइम लगता है और मैंने 15 ऑसिलेशंस करनी हो, 15, तो इस 3 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना टोटल टाइम लग जाएगा। टोटल टाइम दैट कम्स आउट टू बी 45 सेकेंड। 45 सेकेंड। कितने बच्चों ने ये आंसर निकाला था? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड। कितने बच्चों ने? अरे ब्रह्मगुप्ता में कितने बच्चों ने निकाला था? बहुत अच्छे। सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स इस बार आर्किमिडीज का है। बहुत ही बढ़िया बेटे। आर्किमिडीज फर्स्ट, ब्रह्मगुप्ता सेकंड, आर्यभट्टा इस बार थर्ड आ गया, थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। हाँ यही था। और मैं आपको थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशंस के एक दो टिप और देता हूँ। एक दो टिप और कैलकुलेशंस के फास्ट देता हूँ। मान लीजिए बेटे, शाबाश, टीचर इज नाउ गाइडिंग यू फॉर मोर टिप्स। फास्टर कैलकुलेशंस के लिए, फास्टर कैलकुलेशंस के लिए मैंने आपको एक टिप दे दिया। अब मैं दूसरा टिप देने लगा हूं। कौन सा टिप? सभी बच्चे ध्यान से देखें। मान लीजिए आपके पास ये वाली चीज हो, x डिवाइडेड बाय 25। x डिवाइडेड बाय 25। जब भी कोई चीज 25 से डिवाइड होती है
तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 100 ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देना। 25 ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, तो ये ऊपर बन गया 4x और नीचे क्या बन गया बेटे 100, और 100 से फिर डेसिमल सेट कर दो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 375 डिवाइडेड बाय 25। तो आपको क्या करना चाहिए, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करो, नीचे से भी 4। ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इतना आ गया। फिर से देखो, 4 का 22, 3 ये आ गया, और नीचे कितना आ गया, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करा 100। तो इस तरह से हमारा आंसर बन गया 15, सो इजीली। एक और एग्जांपल देखो, अगर मान लो यहां पर 32/25 हो, तो आपने क्या करना है, 32 × 25, 4 से मल्टीप्लाई करा बच्चे, नीचे बनेगा 100, ऊपर क्या बनेगा 8 and 12, और आपको डेसिमल सेट करना है। 8 से 1 0, 2 से 1 0, और इस 1 का डेसिमल, तो आंसर बन गया 1.28। जिन बच्चों को ये समझ आ गया, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक मैं और चीज आपको सिखाता हूँ, एक चीज और सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। अनदर टिप फॉर फास्ट कैलकुलेशन, ध्यान से देखो बेटे। सपोज करो आपके पास इस तरह का कैलकुलेशन आ जाए, ध्यान से देखना। 37.8 डिवाइडेड बाय 5.8। अजीबोगरीब, देखो कितना टफ कैलकुलेशन है। ये आपको कैलकुलेट करना आ जाए तो आपने क्या करना है, ध्यान से सुनना। आप रफ वर्क में चले गए, रफ वर्क में आपने देखना है ये 5.8 किसके नजदीक है। तो आपने देखा सर ये 5.8 ना 6 के नजदीक है, 6 के। ओके, तो 37.8 में देखो, 37.8 में ध्यान से सुनना, योर अटेंशन। 37.8 6 के टेबल में किसके नजदीक आता है। बच्चा कहता है सर ये वाला ना, अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 आ जाएगा, तो ये इसके नजदीक बनेगा। टीचर कहता है वेरी गुड। अब आपको करना क्या है, इसका मतलब है न्यूमरेटर इज अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम लार्जर देन डिनोमिनेटर। तो आपने क्या करना है, आपने नीचे एक सिंपल डिजिट बनाना है। सर कैसे बनाएंगे सिंपल डिजिट, 5.8 में 0.2 ऐड कर दो। देखो क्या करा टीचर ने, 5.8 में 5.2 ऐड करने से ये 6 बन जाएगा। लेकिन मैथ है, अब ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा। 37.8 में कितना ऐड करना है, क्योंकि ये ऊपर वाला नीचे वाले से अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स लार्जर है। तो जो इसमें ऐड करा है ना, उसी का 6 टाइम्स लार्जर ऐड करना पड़ेगा। नीचे जो ऐड करा है उसका 6 टाइम्स लार्जर करके फिर ऐड करना है। तो कितना बन गया 37.8, और इसको देखो मल्टीप्लाई करें 1.2। अब इसको ऐड कर दो, 8 2 का 10, 7 8 और एक कैरी आया 9, और ये 3 बन गया, और यहाँ डेसिमल और 6। तो सारी डिवीजन सिंप्लीफाई होकर 39/6 आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। फिर से सुनो, ये लास्ट था। आपने डिनोमिनेटर को देख लेना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कितने गुना ज्यादा है, 6 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली देखना है, अप्रोक्सीमेटली। फिर डिनोमिनेटर को सिंपल डिजिट बनाने के लिए आपने अपने दिमाग से ये वैल्यू सोच ली, क्योंकि 5.8 में 0.2 ऐड करने से सिंपल डिजिट बन जाएगा। तो ऊपर वाला हमारे इससे ऊपर वाला नोमरेटर डिनोमिनेटर से 6 टाइम लार्जर था, तो जितनी वैल्यू नीचे ऐड करी है उसका 6 टाइम्स
6 टाइम्स ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो ये इतना आ गया और आ गया। जिनको ये समझ आ गया रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटे, शाबाश। अब इस असाइनमेंट में असर्शन रीजन आपने खुद करने हैं, असर्शन रीजन आप खुद करोगे बच्चे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। जिन बच्चों को आज का लेक्चर अच्छा लगा रेज योर हैंड, ऐसे, शाबाश, थैंक यू, थैंक यू।